नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुशील त्रिपाठी स्वागत करता हूं आप सभी का वेदामृत आयुर्वेदा में। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी डिजीज के बारे में जिसको हम बोलते हैं साइलेंट किलर, है ना? जैसा इसका नाम बताता है साइलेंट किलर, मतलब आपको कोई सिम्टम, कुछ लक्षण नहीं पता चलेंगे, बट अंदर ही अंदर वो बॉडी का बहुत सारा डैमेज कर रहा होता है। ठीक है जी दोस्तों, बिल्कुल ठीक समझा आपने। हम आज बात करने जा रहे हैं हाइपरटेंशन के बारे में या हाई बीपी के बारे में। ठीक है, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि हाई बीपी होता क्या है। नॉर्मली किसको हम बोलते हैं कि हमारा बीपी हाई हायर साइड पे है। तो यह हाई बीपी का एक सिंपल डेफिनेशन हम कैसे दे सकते हैं। तो होता क्या है कि जब ब्लड हमारे खून के नलियों में बहता है, तो वो जो प्रेशर, यानी उस ब्लड की वजह से जो खून के नलिकाओं पे हमारे दबाव आता है, जो प्रेशर आता है, उसको हम सामान्य भाषा में बोलते हैं कि हमारा वो ब्लड प्रेशर है। ठीक है, जो नॉर्मली 120/80 माना जाता है। ठीक है, अब अगर ये 120/80 से ज्यादा जाता है तो हम हायर बीपी की तरफ बढ़ते जाते हैं। अब उसकी अलग से ग्रेडिंग की गई है कि फर्स्ट ग्रेड हाइपरटेंशन, सेकंड ग्रेड हाइपरटेंशन, हाइपरटेंसिव क्राइसिस, इस तरीके से उसकी ग्रेडिंग की गई है, जो मैं आपको शो करना चाहूंगा। देखिए, तो नॉर्मल बीपी की कंडीशन हम माने तो 120 और 80, लेस देन मीन्स कि ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा कम, इसके आसपास 120 और 80 के आसपास। ठीक है, देन दूसरी जो कैटेगरी आती है दैट इज एलिवेटेड। एलिवेटेड मीन्स 120 से लेके 129 तक की कंडीशन और ये 80 के आसपास ही रहे। ठीक है, ये एलिवेटेड कंडीशन पे आती है। अभी हम स्टेज फर्स्ट पे नहीं आए हैं, यहाँ पे हम एलिवेटेड कंडीशन पे, यानी हमको एक तरीके से अलार्मिंग सिग्नल हो जाता है कि हमको यहाँ पे प्रिकॉशन लेना है। ठीक है, दूसरे बाद जो ग्रेड आती है वो है हाइपरटेंसिव स्टेज फर्स्ट, यानी 130 टू 139 की कंडीशन जब हमारा सिस्टोलिक होगा, और दूसरा डायस्टोलिक 80 टू 89 के बीच में होगा। ठीक है, उसके बाद आता है स्टेज सेकंड। स्टेज सेकंड में कैसा है, 140 टू 159 के बीच में। ठीक है, और ये 90 टू 99 के बीच में। ठीक है, उसके बाद एक स्टेज और आती है, स्टेज थर्ड की कंडीशन आती है, जिसमें 160 से लेकर के 179 तक का होता है, और ये जो हमारी बीपी है ये 100 टू 109 के आसपास की होती है। ठीक है, और उसके बाद फिर हम हाइपरटेंसिव क्राइसिस की चले जाते हैं, जहां पर के 180 से ज्यादा और 120 से ज्यादा हो जाती है, जो बिल्कुल एक इमरजेंसी सिचुएशन होती है। ठीक है, सो ये एक ग्रेडिंग होती है। ठीक, मतलब हम किस स्टेज में हैं, हमको कितना ध्यान देना होता है, उसकी बेसिस पे हमारी दवाइयां डिसाइड होती हैं, क्या क्या हमारे ऊपर इसके इफेक्ट आते हैं, वो सारी चीजें हमको ये बताती हैं। ठीक है, तो ये रहा बीपी की एक सिंपल परिभाषा और इसकी ग्रेडिंग। अब हम बात कर रहे हैं तो हमने दो चीजें इसमें ध्यान दी हैं कि एक सिस्टोलिक बीपी है, एक डायस्टोलिक बीपी है। तो व्हाट इज सिस्टोलिक बीपी, जब हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है, यानी जब वो फोर्सफुली कॉन्ट्रैक्ट करके हमारे ब्लड को हार्ट से ब्लड वेसल्स की तरफ भेज रहा है, उस टाइम पे जो प्रेशर है उसको हम बोलते हैं सिस्टोलिक बीपी। और जब हार्ट हमारा रेस्ट कंडीशन में, जिस समय ब्लड आ रहा है हार्ट में, उसको हम बोलते हैं डायस्टोलिक बीपी। ठीक है, तो इस तरीके से ये सिस्टोलिक और डायस्टोलिक बीपी दो कंपोनेंट होते हैं। अब जैसा कि हमने स्टार्टिंग में बात की कि बीपी कैसा है, साइलेंट किलर है ना, मतलब साइलेंटली चीजें होती हैं, आपको बहुत बार सिम्टम्स पता नहीं होते हैं। आप सडनली मतलब डॉक्टर के पास जाते हैं और आपको पता चलता है कि नहीं मुझे बीपी है, मतलब आप डॉक्टर के पास गए होते किसी और काम के लिए, चेक होता है, तब आपको पता चलता है कि नहीं मुझे बीपी की भी प्रॉब्लम आ रही है। बट कुछ एक लोगों में कुछ सिम्टम्स इसके मिलते भी हैं, जैसे हेडेक, सर दर्द रहना, गिडनेस, चक्कर का आना, अगर बहुत जल्दी जल्दी नोज से ब्लीडिंग हो रही है वो भी एक कारण होता है कि हाइपरटेंशन में कारण होता है। ब्रीथिंग डिफिकल्टी, सांस लेने में अगर बार बार दिक्कत आ रही है वो भी एक कारण होता है। फटीग रहना। ठीक है, मतलब ये कुछ सिम्टम्स हैं जो कुछ लोगों में मिलते हैं। अगर ये सिम्टम्स आ रहे हैं, हमको लगातार फील हो रहे हैं, तो हमको एक इंडिकेशन है कि हमको अपना बीपी चेक करना चाहिए। ठीक है, अब हमको ये चीज समझना है कि अगर हमारा सब कुछ सही चल रहा होता है तो फिर हमारे बीपी या ब्लड प्रेशर धीरे धीरे रेज क्यों होने लगा। ठीक है, क्या कारण हो गए जिनकी वजह से ये चीजें हमारी रेज होने लगी बीपी की वजह से। अब उसको समझने के लिए हमको पहले एक चीज ये समझना है कि जो जब हमारा बीपी बढ़ता है तो एक बढ़ा हुआ बीपी और एक नॉर्मल बीपी, उन दोनों के ब्लड वेसल्स कंडीशन में चेंज होता है, यानी हमारी जो खून की नलिकाएं होती हैं उन दोनों में अंतर होता है। जब हमारा बीपी हायर साइड पे होता है तो हमारे जो खून की नलिकाएं हैं उनमें बदलाव आना लगता है। क्या बदलाव आते हैं, वो पहली चीज जो आती है उसमें, उसको हम बोलते हैं वेसोकंस्ट्रिक्शन, मतलब हमारी जो खून की नलिकाएं होती हैं वो सिकुड़ जाती हैं। वो
सिकुड़ती हैं, बट वहां पे अगेन एक चांस बनता है कि वो फैल भी सकती हैं, ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन क्या रहती है, वैसोकंस्ट्रिक्शन। दूसरी कंडीशन आती है जब वहां पे, तो क्या होता है कि वहां पे स्ट्रक्चरल कुछ चेंज आते हैं, यानी जो हमारे अंदर की खून के नलिकाओं में जो हमारी मसल लेयर होती हैं, जो हमारे एंडोथेलियम की लेयर होती है, उनमें चेंज आती है, यानी स्ट्रक्चरल डैमेज होता है वहां पे। उस कंडीशन पे जो नैरोइंग होती है, अब वो रिवर्सेबल नहीं होती है, वो रिवर्स नहीं हो सकती है, ठीक है। और तीसरी एक उसमें और फिर बाद में चेंज आती है, यानी वो इन्फ्लेमेंट हो जाती है, यानी अब वो इन्फ्लेमेशन की वजह से उसमें और ज्यादा सूजन हो जाता है, ठीक है। तो फाइनली क्या हुआ कि जो हमारा स्पेस है वो और धीरे 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 कम होता जाता है, ठीक है। अब क्यों हुआ ये, क्या कारण बने कि जिसके वजह से ये चेंजेस आए हमारे ब्लड वेसल्स में। तो जनरली अगर हम मॉडर्न मेडिकल साइंस के हिसाब से देखें, तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स यानी 90 to 95% केसेस में ये पता नहीं होता है कि क्या कारण हुआ इसका, ठीक है। जिसको बोला जाता है प्राइमरी हाइपरटेंशन या एसेंशियल हाइपरटेंशन। कोई काज नहीं पता है, कोई रीजन नहीं पता है कि क्यों बीपी बढ़ा हुआ है, बस बढ़ा हुआ या ये चेंजेस आ गए हैं हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर पे। दूसरी कंडीशन होती है सेकेंडरी हाइपरटेंशन। सेकेंडरी हाइपरटेंशन में क्या हुआ कि कुछ बेसिक काज होते हैं, जैसे मे बी किडनी डैमेज हो सकता है, हाइपोथायराइड हो सकती है, कंडीशन जहां पे कि एक काज हो जिसके वजह से ऐसे जिसके कॉम्प्लिकेशन की वजह से हमारा बीपी बढ़ रहा होता है, ठीक है। तो ये दो चीजें होती हैं। अभी क्यों हो रही हैं, तो एक तो इसका माना गया है फैक्टर की जेनेटिक फैक्टर। बहुत सारे ऐसे केसेस देखे गए हैं जहां पे कि फैमिलीज में ये रन करती है और सेम पैटर्न पे रन करती है, ठीक है। तो एक तो जेनेटिक रीजन हो सकता है इसका। दूसरा एजिंग। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है तो हमारा जो ब्लड वेसल्स है ना, उनकी इलास्टिसिटी मतलब उनके फैलने सिकुड़ने की जो क्षमता होती है वो कम होती है, तो उसके वजह से भी बीपी हमारी रेज करती है। दूसरा एक पार्ट हो गया एजिंग का। तीसरी एक कंडीशन होती है जहां पे हम कहते हैं कि एक लाइफ स्टाइल हमारी, ठीक है। लाइफ स्टाइल पे भी बहुत ज्यादा फोकस है, बहुत ज्यादा जोर डाला जा रहा है इन इस तरह की बीमारियों को लेकर के। अब लाइफ स्टाइल में क्या चीजें आ गई, जैसे एक तो आ गया कि हमारा सेडेंटरी लाइफ स्टाइल, बैठे रहने की कंडीशन है हमारे, बहुत ज्यादा हमारा ऑफिस है या हमारे घर हैं, हमको ऊपर जाना है, घरों में जाना है अपने, तो हम लिफ्ट का यूज करते हैं, स्टेयर्स नहीं यूज करते हैं, वॉकिंग हमारी कम हो गई, मतलब फिजिकल जो हमारी एक्सरसाइज है वो घटती जा रही है, एक चीज। दूसरा एडेड साल्ट यूज करना, ठीक है। और अब तो एक ऐसे भी रिसर्च आए हैं जहां पे कि शुगर अगर आप ज्यादा यूज करते हैं तो उसको भी कारण माना जा रहा है कि वो भी आपके बीपी को बढ़ाएंगे, ठीक है। और उसके अलावा एक चीज और है, कैफीन का यूज बहुत ज्यादा भी होने लगा है। जैसे हम ऑफिस में अपने होते हैं या इन जनरल अपने घर में भी हम होते हैं, तो कई बार हमारी आदत होती है इस तरह की कि कैफिनेटेड जो ड्रिंक्स होते हैं उनको लेने की, वो भी एक रीजन है इन बीपी के शूटअप होने का, ठीक। उसके अलावा कुछ मेडिसिन भी हैं जिनके वजह से हमारी बीपी शूटअप होती है, लाइक ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, ठीक है। तो ये कुछ रीजन हैं जिनके वजह से हमारा बीपी शूट करता है। अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि आयुर्वेदा कैसे इस चीज को देखता है, या क्या आयुर्वेदा के कॉन्सेप्ट हैं हाइपरटेंशन को लेकर के। ठीक है, बहुत सारे अलग अलग तरीकों से इसको बताया गया है, ठीक है। मैं कुछ आपको एग्जांपल्स कोट करता हूँ ये चीज समझाने के लिए कि कैसे हम समझ सकते हैं आयुर्वेदा में। जैसे हम जानते हैं कि जब हमारा स्ट्रेस लेवल बढ़ता है तो हमारा बीपी शूट अप करता है। क्या रीजन हो सकता है, क्यों ऐसा हो रहा है? तो हमेशा इस तरह का आयुर्वेदा में कॉन्सेप्ट है आवरण का। आवरण इज व्हाट, लाइक कवरिंग, ठीक है। तो जब भी हमारा स्ट्रेस लेवल बढ़ा तो क्या हुआ, हमारा जो प्राण वायु है वो हमारे व्यान वायु, यानी हमारा व्यान वायु क्या करता है कि हमारे ब्लड को सर्कुलेट करता है पूरी तरफ से, और हमारा प्राण वायु क्या करता है, वो हमारे मेंटल कंडीशंस को या जो हमारे मेंटल फैकल्टी है उसको टेक केयर करता है, ठीक है। तो जब हमारा स्ट्रेस लेवल बढ़ा तो हमारा क्या हुआ, प्राण वायु गड़बड़ हुई, और उसने क्या किया, एक मास्क किया हमारे व्यान वायु के फंक्शन को, यानी एक आवरण बना दिया, एक कवरिंग बना दिया, ठीक है। जो फंक्शन है अब इसका यहाँ पे व्यान वायु का, कि हमारे जो ब्लड वेसल्स है उनको कितना संकुचित करना है, कितना उनका डायलेट करना है, ठीक है, उस चीज को ये गड़बड़ करने लगती है, जिससे हमारा ये जो वेसोकंस्ट्रिक्शन वाला पार्ट है हमको मिलने लगता है, ठीक है। तो ये एक पार्ट हुआ। इस तरीके से हम एक चीज और समझ सकते हैं, जैसे कि हमारा किडनी फंक्शन अगर गड़बड़ होता है तो भी हमारा बीपी बढ़ती है। क्यों? तो हम इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि आयुर्वेदा में ऐसा बताया गया है कि जो भी किडनी का फंक्शन है, किडनी का फंक्शन हमारा क्या होता है कि जो हमारे वेस्ट पार्ट है बॉडी के उनको बॉडी से फ्लश आउट करना, ठीक है। अब आयुर्वेदा में हमको ऐसा बताया गया कि अपान वायु का काम है ये कि हमारे बॉडी की जो बेकार की चीजें हैं, जो वेस्ट चीजें हैं, उनको बॉडी से फ्लश आउट करना, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अगर हमारा अपान वायु गड़बड़ है तो हमारे बॉडी की चीजें फ्लश आउट नहीं हो पा रही हैं, ठीक है। यानी अपान वायु ने क्या किया कि हमारे व्यान वायु के ऊपर अगेन एक तरह का एक मास्किंग बनाया, एक कवरिंग बनाया, उसके वजह से फिर से वो जो कंस्ट्रिक्शन या डायलेशन का पार्ट है वो व्यान वायु प्रॉपर तरीके से नहीं कर पा रही है, एक चीज।
दूसरा क्या हुआ कि अब वेस्ट मटेरियल अगर बाहर नहीं जा पा रहे हैं बॉडी से पूरी तरीके से, तो डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं बॉडी में ही फिर इकट्ठा होने लगेंगे, ठीक है, जो कि हम कह सकते हैं कि हमारी हाइपरलिपिडेमिया कंडीशन आ सकती है, या हमारे जो प्लक्स बनते हैं उस तरह की कंडीशन आ सकती है, ठीक है। तो इस तरीके से आयुर्वेदा इन चीजों को समझता है, ठीक है, कि वायु और जो हमारे स्ट्रक्चरल एंटिटी की हम बात कर रहे थे अभी, कि हम अभी हमारा जो परमानेंट डैमेज हो रहा है हमारे हार्ट में, इस तरह की जो डैमेज आ रही है उसमें क्या होता है कि जो हमारा कफ का स्ट्रक्चर है, अभी हमने बात करी जो कि जो हमारा वेस्ट पार्ट बन रहा है जो बॉडी से बाहर नहीं निकल रहा है, वो कहीं ना कहीं जा करके इन स्ट्रक्चर्स में चेंज करने लगेगा, उनमें बदलाव करने लगेगा। तो ये कॉन्सेप्ट हो गया आवरण का। दूसरा आयुर्वेद बताता है कि क्षय के वजह से, यानी जब हमारे टिश्यू डिस्ट्रक्शन होते हैं तब भी कई बार ऐसा होता है कि हमारे यहाँ पे वायु का प्रकोप माना जाता है, या वायु की जो कर्म है, जो उनके फंक्शंस हैं, उनमें डिस्टर्बेंस मिलती है। इसीलिए कई बार आपने देखा होगा कि जैसे हम मानते हैं कि अगर कुछ भी दिक्कत नहीं है, व्यक्ति मोटा नहीं है या मोटा है, तो भी उसको बीपी की इश्यू आने लगते हैं। बहुत दुबला पतला आदमी है, बहुत चलता है, कोई स्ट्रेस नहीं है, फिर भी उसको बीपी बहुत उसकी शूट हो जाती है अचानक से, ठीक है। सो दैट इज द रीजन, ठीक है, क्योंकि वहां पे हमारे जो टिश्यू डिस्ट्रक्शन होते हैं या हमारे जो धातुएं हैं उनका क्षय होता है, वो भी वायु का प्रकोप करते हैं, ठीक है। तो अगेन उसके वजह से भी क्या होगा कि वायु का फंक्शन जो है, जो नॉर्मल फंक्शंस हैं वो डिस्टर्ब होती हैं, ठीक है, और उसके वजह से भी हमको हायर बीपी की कंडीशन मिल सकती है। तो यहाँ पे हमको एक चीज ये समझना होगा कि कभी भी हम अगर जाते हैं, कभी भी अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं, तो आप इस चीज को जज मत करिए कि नहीं मुझे हाई बीपी की प्रॉब्लम है और अगर मुझे साथ में कॉन्स्टिपेशन भी है तो दोनों का कोई लेना देना नहीं है। नहीं, आप डेफिनेटली बताइए, अगर आपको बीपी के इश्यू है, डेफिनेटली वो बीपी का जो प्राइमरी इश्यू है आपका, उसके साथ भी अगर कुछ आपको दिक्कत चल रही है तो उसको जरूर आपको बताना है। क्योंकि जैसे ये मेरे बताने का या समझाने का मतलब सिर्फ यही है कि आप इस चीज को रिलेट मत करिए अपने से कि नहीं मुझे ये दिक्कत है तो इसकी वजह से ये नहीं हो सकता है, या ये दिक्कत है तो मुझे ये प्रॉब्लम नहीं हो सकती है। जरूरी नहीं है कि आपका समझना ठीक है, वहां पे आपको कुछ भी दिक्कत है तो आप उसको वहां पे बताइए, सो दैट कि हो सकता है कि एक डायरेक्ट रिलेशन हो, ठीक है, जो कि आपका डॉक्टर उस समय आपको बताएगा। अच्छा, जैसे हमने अभी बात की कि बीपी साइलेंट किलर होता है, और अगर हम इसको ध्यान नहीं देंगे तो डेफिनेटली हमारे ऑर्गन्स को ये डैमेज करता है और डेफिनेटली हमको उसके कॉम्प्लिकेशन मिलते हैं, ठीक है। तो मैं आपको वो चीज शो करना चाहूंगा कि क्या क्या इन जनरल हमको कॉम्प्लिकेशन, किन किन ऑर्गन्स पे हमको कॉम्प्लिकेशन इसके मिलते हैं। तो मैं आपको एक बार दिखाना चाहूंगा कि क्या क्या हमारे ऑर्गन्स हैं जहाँ पे हमको ये डैमेज मिलते हैं। देखिए, अब अगर हमारी हाई बीपी की कंडीशन लगातार बनी रहती है और अगर हम इनको ध्यान नहीं देते हैं या कंट्रोल नहीं करते हैं तो क्या क्या सिचुएशंस बन सकते हैं। स्ट्रोक का लिए हमारा खतरा बढ़ जाता है, विजन लॉस की बढ़ जाती है, हार्ट प्रॉब्लम्स की कंडीशन बढ़ जाती है, हमारे किडनी डिजीज या किडनी फेल्योर की कंडीशन बन जाती है, एंड डेफिनेटली हमारे सेक्सुअल डिसफंक्शन भी हमको मिलने के चांसेस ज्यादा बनने लगते हैं, ठीक है। तो ये दिखाने का सिर्फ मेरा मकसद ये था कि हमको ये समझना है कि हमारे जो वाइटल ऑर्गन्स है ना उन पे बहुत ज्यादा इफेक्ट आने लगता है, ठीक है। तो हमको हमेशा जब बीपी को अपने रेगुलर चेकअप करते रहना चाहिए और उसको टेक केयर करना है। अब टेक केयर क्या क्या चीजें करनी है, क्या कर सकते हैं हम इन अपने बीपी कंडीशंस के लिए, ठीक है। तो सबसे पहली चीज ये है कि एक बहुत जो भी कॉमन काज मिल रहा है हमारा स्ट्रेस का, ठीक है। एक तो हमको स्ट्रेस लेवल अपना कम करके रखना है, या हम ऐसा कह लें कि हमको हमारा थ्रेशोल्ड लेवल स्ट्रेस का बढ़ा के रखना है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना है आपको, आप मेडिटेशन कर सकते हैं, एक चीज, ठीक है। दूसरा, नींद, आपका जो स्लीप है ना वो प्रॉपर होना चाहिए, ठीक है। उसके लिए बहुत सारे अलग अलग तरीके बताए गए हैं कि आप जब आप सोते हैं तो अपने पैरों में थोड़ा तेल या घी की मालिश करके सोइए जिससे नींद अच्छी आए, ठीक है। कमरे का लाइट आप डिम करके रखें, तो बहुत सारे तरीके बताए गए हैं, वो एक बिल्कुल अलग टॉपिक है, ठीक है। बट आपका जो नींद है वो प्रॉपर होना चाहिए। दूसरी चीज कि अभी मैंने बताया कि जैसे हम कैफीन वगैरह लेते हैं तो वो भी हमारे इस बीपी को शूट अप करने में हेल्प करते हैं, तो हमको उनको भी थोड़ा चेक करके रखना पड़ेगा कि हमारा कैफीन लेवल कितना ज्यादा हो रहा है। और एडेड साल्ट बहुत ज्यादा यूज में नहीं रखने हैं, ठीक है।
बहुत ज्यादा जो हमारे फास्ट फूड आजकल हम लेते हैं, जो हमको हाइपरलिपिडीमिया का एक रीजन बनता है हमारे लिए, ठीक है, उनको भी हमको कम करके रखना है। और एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात कि हमारा जो हम बात करते हैं मेटाबॉलिक सिंड्रोम आजकल की, उसको हमको बहुत चेक करके रखना है। सब कुछ आप बहुत प्रॉपर कर रहे हैं, लेकिन अगर आपका मेटाबॉलिज्म प्रॉपर नहीं है तो डेफिनेटली आप कहीं ना कहीं इन चीजों से सफर करते रहेंगे, ठीक है। तो हमेशा, और हमेशा आयुर्वेद मेटाबॉलिज्म को डिनोट करता है अग्नि के रूप में, आपका डाइजेशन के फॉर्म में, ठीक है, जो बहुत प्राइमरी स्टेज है। बाकी और भी अग्नियां बताई गई हैं, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट बताई गई वो हमारी पाचक अग्नि बताई गई है। जो कुछ भी हम खा रहे हैं, जो कुछ भी हम ले रहे हैं, वो प्रॉपर वे में कन्वर्ट होना चाहिए, ठीक है। अगर वो कन्वर्ट नहीं होगा तो वो हमको कहीं ना कहीं प्लैक्स बनाने में या हाइपरलिपिडीमिया करने में, ठीक है, इस तरह की चीजों को लेके आने में हमेशा मददगार साबित होगा, ठीक है। तो इन जनरल हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए भी मैं आपको एक स्लाइड शो करना चाहूंगा। ठीक है, ईट हेल्दी मीन्स कि क्या ईट हेल्दी का फार्मूला है, ऐसा सभी के लिए अलग अलग होगा। जरूरी नहीं है कि आप सारे फ्रूट्स ही खा रहे हैं और आपको पचेगा, जरूरी नहीं होता है, ठीक है। जो आप खाएं और आपको इजी वे में पच जाए, दैट इज हेल्दी फॉर यू। दूसरी चीज एक्सरसाइज, अभी हमने बात करी सेडेंटरी लाइफ स्टाइल की, तो वो नहीं होना। एक्सरसाइज हमको अपने रूटीन में लेकर के आना है, थोड़ा सा वॉक करना है। भले ही आप सपोज कि आप अपने ऑफिस में हैं, तो कोशिश करिए कि अगर आपको कोई फाइल लेनी है, कहीं से जाके कोई सामान लेना है, तो आप वो किसी से मंगाने के, अपने प्यून से मंगाने के बजाय कोशिश करिए कि जाके अपने कलीग से लेके आए, सो दैट थोड़ा बहुत वॉकिंग हो पाए। अपने घर पे जा रहे हैं, अपने लिफ्ट में जा रहे हैं, अपने फ्लैट में जा रहे हैं, तो लिफ्ट के बजाय स्टेयर्स का यूज करें। लॉस वेट, ठीक है, आपके पास जो भी एक्स्ट्रा पाउंड्स हैं, कोशिश करना है हमको कि वो लॉस हो, बिकॉज एक बहुत बड़ा रीजन है बीपी शूटअप करने का वेट हमारा ज्यादा होना, ठीक है। लिमिट सॉल्ट एंड कैफीन इनटेक, जिसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, ठीक है। स्मोकिंग, स्मोकिंग भी एक बहुत बड़ा रीजन है, ठीक है। तो धीरे धीरे करके हमको क्विट करना होता है। अगर हम इसको जितना बेहतर तरीके से करेंगे, हमारे मेडिसिन का रिस्पॉन्स हमारे ऊपर उतना ही अच्छा आएगा। एंड रिड्यूस्ड अल्कोहल कंजम्पशन, ठीक है, बिकॉज अगेन ये हमारे बॉडी में टॉक्सिक एलिमेंट्स को बढ़ाएगा, हमारा जो लीवर का फंक्शन है उसको डिस्टर्ब करेगा, ठीक है। जो क्या होगा कि टॉक्सिसिटी हमारी बॉडी में रिड्यूस करने में हेल्प करता है, वो नहीं कर पाएगा उतने प्रॉपर तरीके से, ठीक है। तो ये चीजें हमको फॉलो करनी होती हैं। तो ये रहा आज के वीडियो में हाइपरटेंशन के बारे में थोड़ी संक्षिप्त जानकारी। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कुछ जानना चाहते हैं, ठीक है, तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के पूछें। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके सवालों का जवाब दूं। तब तक के लिए धन्यवाद।